नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट आज उनसे आ रहे हैं मिले जुले संकेत। एशिया में मिक्स्ड कामकाज, एसजेएक्स निफ्टी और यूएस फ्यूचर्स में हल्की मजबूती। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे के मौके पर आज बंद रहेंगे अमेरिकी बाजार। चीन से डिमांड सुधरने की उम्मीद से कच्चे तेल में तेजी, भाव $85 के पार। 5 सत्रों में 8% से ज्यादा उछले भाव। उधर सोने की भी बड़ी चमक, कॉमेक्स पर सोना $1920 के पार। तीसरी तिमाही में एचडीएफसी बैंक के अनुमान से अच्छे नतीजे, मुनाफा 18% से ज्यादा उछला, ब्याज से कमाई भी करीब 25% बढ़ी, साथ ही बेहतर हुई एसेट क्वालिटी। मिले जुले रहे तीसरी तिमाही में विप्रो के नतीजे, आय और मार्जिन अनुमान से बेहतर, लेकिन कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 1% के अनुमान के मुकाबले सिर्फ 0.6% रही। तीसरी तिमाही में डीमार्ट के मुनाफे में 7%, तो रेवेन्यू में 25% की बढ़त, लेकिन मार्जिन पर दिखा 1% से ज्यादा का दबाव। और आज से दावोस में दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस समिट का आगाज। दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेता होंगे शामिल। दावोस से सीएनबीसी आवाज की मेगा कवरेज हर दिन। चलिए भाई, सोमवार की सुबह एक और इंटरेस्टिंग हफ्ता। ये इस ईयर 2023 का 3rd कारोबारी हफ्ता हो गया और पिछले 2 हफ्ते बहुत वॉलेटिलिटी के साथ निकले। इस साल का आगाज ही बड़ा उठापटक के बीच हुआ। पहले हफ्ते हमने वीक 1 में तगड़ा प्रेशर माउंट होता हुआ देखा था। 1.25% से ज्यादा निफ्टी वीक ऑन वीक गिर गया था पहले हफ्ते। लास्ट हफ्ते कुछ साइंस ऑफ स्टेबिलिटी लौटने की कोशिश करती हुई 0.5% के आसपास वीक ऑन वीक निफ्टी में उछाल था। तो ऐसे में अब अहमियत बढ़ गई है इस हफ्ते की। तो लगातार कंटिन्यूसली एफआईआईज की सेलिंग चल रही है। क्या अब कुछ थमेगी या नहीं? सिर्फ 11 कारोबारी सत्र बचे हैं यूनियन बजट 2023 की पेशकश में। क्या कुछ बजट रिलेटेड उत्साह नजर आएगा या नहीं? ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस हफ्ते डिसाइड होती हुई नजर आएंगी। मन क्या बनाता है भारतीय बाजार। लेकिन एक इंपॉर्टेंट हफ्ता है। खुलते ही हमें एचडीएफसी बैंक, खुलते ही हमें विप्रो जैसे दिग्गजों के नंबर्स पर रिएक्ट करना है। और इस हफ्ते कई अब रिजल्ट सीजन और पिकअप करेगा। ये 2nd हफ्ता होगा इंडिया इंक की अर्निंग्स का। पिछले हफ्ते तो लार्जली सिर्फ आईटी और एक एचडीएफसी बैंक आया था। इस हफ्ते अब मोमेंटम पिकअप होना है और वेडनेसडे ऑनवर्ड दरअसल रिजल्ट सीजन पिकअप होता हुआ नजर आएगा। तो कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोई आईसीआईसीआई बैंक, कोई एचयूएल, कोई कोटक, सब इस हफ्ते अपने तिमाही रिजल्ट घोषित करने वाले हैं। तो 2nd हाफ में वो एकदम से रिजल्ट्स की झड़ी लगती हुई आपको नजर आएगी। खैर, इस बीच भारतीय बाजार नए हफ्ते का जब आगाज हो रहा है तो 20-21 पॉइंट एसजेएक्स निफ्टी हल्की बढ़त के साथ कामकाज की शुरुआत होने के इंडिकेशंस देता हुआ आपको नजर आएगा। तो हल्के हरे निशान के साथ आगाज होगा। फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन अच्छा रहा था भारतीय बाजारों के लिए। 0.5% के आसपास का उछाल दिखाया हमने। कुछ हद तक हालात सुधरते हुए फ्राइडे को एटलीस्ट नजर आ रहे थे। अब उसके बाद आज के क्यूज कैसे हैं, अब अप्रोच कैसे करा जाए? रिजल्ट सीजन पिकअप हो रहा है। बजट रिलेटेड मूव्स शायद अब फैक्टरिंग करना बाजार और शुरू करे। ऐसे में बड़े इन्वेस्टर्स कैसे पोजीशन कर रहे हैं, इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। नीरज जी बताएंगे ग्लोबल क्यूज, वीरू समझाएंगे निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। ग्लोबल क्यूज में अपफ्रंट एक बात जान लीजिए, आज यूएस के मार्केट छुट्टी पर है। एक्सटेंडेड हॉलिडे एंजॉय कर रहे हैं, एक्सटेंडेड वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं। दरअसल आपकी बर्थडे कब आती है? सितंबर, कोई दिन होगा, फला तारीख, 10 सितंबर, 10 सितंबर। यूएस में जो बर्थडे आती है वो आती है 3rd मंडे ऑफ जनवरी। अभी इधर उधर को टेंशन ही नहीं, एक्सटेंडेड वीकेंड हर साल पिक। तो आज मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे मनाया जाएगा, उनके जन्मदिन सेलिब्रेट हो रहा है। एक्सटेंडेड वीकेंड तय रहता है हर साल, तो छुट्टी एंजॉय करेंगे। हाँ, इस बीच यूएस के मार्केट्स फ्राइडे को बढ़िया कामकाज कर रहे थे। 1/3 से 3/4% तीनों बेंचमार्क्स मजबूत थे।
वैसे इंट्राडे या क्या शुरुआत तो काफी कमजोर हुई थी, ये मेरे ख्याल से 250 पॉइंट दबाव में था, बंद होते होते 100 पॉइंट 110 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ। तो बढ़िया लो शुरुआती टिक से तो तस्वीर एकदम पूरी बदलती हुई नजर आई यूएस के बाजारों की। आज कामकाज नहीं होगा, लेकिन जब कल शुरुआत होगी ट्रेड की तो उसके लिए इंडिकेशंस जो आ रहे हैं एकदम फ्लैट यूएस के फ्यूचर्स इस समय आपको नजर आएंगे। और हम लोग एकदम फ्लैट क्यूज डाइजेस्ट करके गए थे। जब हम फ्राइडे को 3:30 बजे बंद हो रहे थे, तीनों यूएस के फ्यूचर्स एकदम सपाट थे। तो जो तेजी आ गई है वो डाइजेस्ट करना है एशिया को, पर ऐसा कोई मीनिंगफुल अपटेक है नहीं। हम बस फ्लैटिश नोट पर शुरू करेंगे। ऐसे में नीरज जी से जान लेते हैं क्यूज कैसे हैं। नीरज जी गुड मॉर्निंग, क्या हो रहा है यूएस में? यूएस में बहुत अच्छी तेजी आई है और S&P 200 DMA के ऊपर चला गया है। बहुत अच्छी क्लोजिंग उसने वीकली दी है। अब इसको दो हिस्सों में समझना चाहिए। एक हिस्सा ये है कि रिजल्ट्स आए फ्राइडे को बैंक ऑफ अमेरिका के, JP मॉर्गन के, दोनों के नतीजे बाजार उम्मीद से बेहतर, लेकिन प्रोविजनिंग खूब जबरदस्त बढ़ाई, $2 बिलियन की। और दोनों ने कहा है Q4 में रिसेशन आएगा। तो रिजल्ट अच्छे आए लेकिन प्रोविजनिंग आगे बढ़ाई है। और दूसरी तरफ आप वेल्स फार्गो के रिजल्ट्स देखेंगे, सिटी ग्रुप के रिजल्ट देखेंगे, बहुत ही ख़राब रिजल्ट है, सबको तगड़ा नुकसान हुआ है और इनको भी लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में दिक्कत और बढ़ेगी। तो ये रिजल्ट्स पे मार्केट ने रिएक्ट इसलिए किया क्योंकि उनको अच्छे नतीजे दिखे, तो उन्होंने इमीडिएटली रिएक्ट किया और बढ़ते आए। डेल्टा के नतीजे ख़राब हुए और उन्होंने गाइडेंस भी दिया कि उनके जो प्रॉफिट है वो आने वाले क्वार्टर्स में गिरेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अब जिसको कहते हैं कि होप ट्रेड इतनी बन गई है कि CME ग्रुप तो ये मान के चल रहा है कि मई जून में रेट कट शुरू हो जाएगा फेड की तरफ से, क्योंकि उनको लगता है कि इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है और रिसेशन की सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए फेड रेट कट गया। मतलब ये मुझे एक बहुत ही इलॉजिकल बात लगती है कि आप रुकने की बात छोड़िए, आप कट के अनुमान लगाने लगे। तो वहाँ के ट्रेडर बहुत ही फिनिकल माइंड हो गए हैं। अभी वो अपना लॉजिक खो चुके हैं। अब वो सिर्फ जो है डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ करना है, इसलिए ये सब करते हैं। और मज़े की बात है कि उसमें ये सारे बड़े बड़े लोग भी शामिल होते हैं। तो इसलिए मार्केट की जो ये तेज़ी है, इसको आप इसी अंदाज में देखिए। नंबर्स कुछ कह रहे हैं, मार्केट कुछ कह रहे हैं, यानी फेड की कुछ और कमेंट्री चल रही, मार्केट के दोनों में डाइवर्जन है। फेड कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहे हैं। इन्फ्लेशन कैसे कम होगा जब पूरी दुनिया की कमोडिटीज मार्केट में आग लगी हुई है। एल्युमिनियम देखिए, जिंक देखिए, टिन देखिए, कॉपर देखिए, मेटल्स देखिए, सब में आग लगी हुई है और इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। कच्चा तेल भी फट, कच्चा तेल देखिए $85। मतलब पूरी दुनिया के एनालिस्ट मजाक समझ रहे हैं उसको। क्या चाइना ओपन अप होने के बाद हर कमोडिटी में 13-18% अंग्रेजी में भी कहावत है, फिशेस वर हॉर्सेस। हमारे भी कहते हैं दिन में एक बार सरस्वती बैठ, तो आदमी इसलिए रिपीट कर रहा है कि सब देखना चाहते हैं कि जून जुलाई में करिश्मा हो जाए। अनुमान के घोड़े ऐसे दौड़ाए जा रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भैया नीचे भी देख लो यार, आपका स्वयं का बैंक कह रहा है Q4 में रिसेशन आएगा और वो प्रोविजनिंग $2 बिलियन की प्रोविजनिंग करके चल रहे हैं कि ये दिक्कत आने वाली है और ऑलरेडी उन्होंने किया है। अभी जैसे आप वेल्स फार्गो देखिए, 50% नेट इनकम गिर गई इनकी। ये मजाक थोड़ी है, $3 बिलियन के आसपास उनकी रह गई। डेल्टा कह रहा है कि लेबर कॉस्ट इतनी बढ़ गई कि मेरे को प्रॉफिट नहीं होगा। स्टिल मार्केट इज़ हैप्पी। तो जब मार्केट हैप्पी है तो हम भी हैप्पी हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एकदम मार्केट में डाइवर्जेंस है और इसको बहुत ज़्यादा ओवर मान के मत चलिए, क्योंकि मार्केट बहुत कंड्यूसिव नहीं लग रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अभी थोड़ी देर में हो सकता है चाइना के Q4 GDP के नंबर आपको दिखे। हाँ, परसों यानी बुधवार को बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो उसमें आपको सुनना है कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उन्होंने बिगाड़ दिया था ग्लोबली, तो इस बार हम लोग देखते हैं क्या। तो नेट में ये कहूँगा कि आप अगर आप लॉन्ग लेके गए फ्राइडे को तो आप मान लीजिए कि आज बहुत तेज़ी बाजार में, आप शॉर्ट लेके गए हैं तो आप मान लीजिए कि बाजार बहुत ख़राब है। लेकिन नेट मेरे हिसाब से न्यूट्रल टू नेगेटिव मान के चलना चाहिए। मुझे कोई पॉजिटिविटी नहीं दिख रही। भाई साहब, ये है कहानी। आपको दिक्कतें नजर आएंगी। चाइना के कुछ ही देर में हाउस प्राइसेस के इंडेक्स आएंगे, बिल्कुल सही है। कल चाइना के IIP, GDP, अनएम्प्लॉयमेंट, रिटेल सेल्स के नंबर्स, परसों बैंक ऑफ जापान की इंटरेस्ट रेट डिसीजन, ये सब सामने आना है। इस हफ्ते प्ले आउट होगा, उसके बाद हमारे रिजल्ट्स पिकअप कर जाएंगे, तो हमारा फोकस वहां शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन चलिए, बाजार को अप्रोच कैसे करना है, वो कंटिन्यूस FII की सेलिंग तो चल रही है।
2400 करोड़ रुपए के आसपास फ्राइडे को फिर कैश मार्केट में बिकवा ली। पर ये कैश मार्केट की कहानी थी, अदरवाइज वायदा के डेटा शायद इतने डिसहार्टनिंग नहीं होंगे जितना कैश के नजर आ रहे थे। लेकिन वीरू से पर्सपेक्टिव में रखेंगे, समझाएंगे फिर हमारी अप्रोच आज की क्या होनी है। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग। और देखिए शुक्रवार को एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक मार्केट्स में और फिर वही ट्रेजेक्टरी 17,780 810, वो जो हम 2 हफ्ते से डिस्कस कर रहे हैं, 3 हफ्ते से 17,780 क्या है। वीकली चार्ट्स पर अगर आप देखें तो फिर निफ्टी ने नहीं तोड़ा अपना 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और डे हाई पर भी गए, वहां से अगर आप देखें थोड़ा सा रिट्रेस होकर बंद हुए। बड़ी बात यह है आशीष कि यहां से बार बार पुलबैक आ रहा है और क्लोजिंग बेसिस पे 17,800 वॉलेट नहीं हो रहा। और एक और चीज, ये थर्ड ऐसा डे था शुक्रवार को जहां पे एफआईज ने 17,800 और बैंक निफ्टी पे 41,800 से अपने सब्सटेंशियल शॉर्ट्स को कवर किया। नो डाउट वो कैश के बहुत बड़े सेलर हैं। जनवरी में एफआईज कब तक 17,400 का लिक्विडेशन कैश मार्केट में हो चुका है, उसके अगेंस्ट डीआईएस की करीब 13,000 करोड़ रुपए की बाइंग है। तो वो बाइंग अगर आप देखें डाउन साइड रेस्ट्रिक्ट कर रही है। एफआईज के आप स्टैट्स को देखें आशीष, तो उन्होंने एक सब्सटेंशियल शॉर्ट कवरिंग करी लास्ट सेशन में, 1507 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए, 5900 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करे, 1156 करोड़ रुपए की अगर आप देखें स्टॉक फ्यूचर की बाइंग थी। यहां पे 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए और लॉन्ग इनिशिएट करे करीब करीब 6,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो इस पुल बैक में एफआईज की शॉर्ट कवरिंग, और ये इनफैक्ट तीसरा चौथा इंस्टेंस था इस रेंज में जब उनके शॉर्ट कवरिंग हमको डे हाई पर लाके खड़ी कर गई। बट एक और चीज है आशीष, अब थोड़ा सा हम इस रेंज में ना एक प्री बजट बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उसको जस्टिफाई करूंगा कैसे कह रहा हूं मैं। आप एफआईज की जरा इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े देखिए आशीष, 1,80,000 कॉल, 1,52,000 कॉल शॉर्ट, 1,35,000 पुट लॉन्ग और उसके अगेंस्ट लगभग 1,57,000 पुट शॉर्ट। ये बड़ी मात्रा में कॉल लॉन्ग कॉल शॉर्ट, बड़ी मात्रा में पुट लॉन्ग पुट शॉर्ट। ये काफी हद तक एक संकेत दे रही है कि बाजार एक बेस प्लस एक कंसोलिडेशन का जोन क्रिएट करने के बारे में सोच रहा है। आशीष जरा 2 चीजों को बड़े गौर से देखिएगा, मैं इनफैक्ट वो जस्टिफाई करना चाहता हूं मैं क्यों कह रहा हूं। पहले आप देखिए वीकली कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ। जब हम शुक्रवार को पुल बैक दे रहे थे, जिस वीकली कॉन्ट्रैक्ट को हमने कमेंस किया 13 तारीख को और जो कि हमारा 16, 17, 18, 19 तारीख तक चलेगा आशीष, वहां पे आपने 100 डेमा को रीगेन कर लिया, वहां पे आपने 20 वेमा को रीगेन कर लिया, प्लस 17,900 और 17,800 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग नजर आई। और आप देखिए इन पुट राइटर्स का कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था। 800, 700 और 900 पे काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई और कॉल राइटर्स कम थे वनस्पत पुट राइटर्स के। पर अब एक और चीज देखिए आशीष, लेट्स चेक मंथली कॉन्ट्रैक्ट। मंथली कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ जब ये इतनी वाइल्ड कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हुई। अब ये आपकी स्क्रीन पे आ गई, ये देखिए आशीष, 18,000 और 17,900 की पुट का ओआई ओवरटेक कर गया कॉल को और ये वाइल्ड ओआई स्टैंड करते हैं 18,000, 18,100 और 17,900 के जोन में। तो लग रहा है कि एक प्री बजट बेस और एक कंसोलिडेशन का जोन निफ्टी ने आइडेंटिफाई कर लिया है। मतलब 17,900 उसका बेस रहेगा, 17,857 उसका बेस रहेगा और ऊपर की तरफ 18,080-90 उसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट होगा। तो मुझे निफ्टी में कंसोलिडेशन के संकेत दिखाई दे रहे हैं और हमारे पास अब एक रेंज है और वो बेस 1 बेस 2 रिफ्लेक्ट कर रहा है। याद रखिएगा, अब स्ट्रक्चर खराब तभी होगा जब हम क्लोज होंगे 17,770 के नीचे, यानी एक मीनिंगफुल शॉर्ट तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं। मैं आज ये कहता हूं कि इफ यू वांट टू बाय, अगर आप बाय करना चाहते हैं, प्लीज क्लोजर टू बेस 1 पे फोकस कीजिएगा वहां पे, या फिर आपका स्पॉट 18,020 के ऊपर बंद हो जाए, सस्टेन हो जाए, या फिर इंट्राडे बेसिस पे 15 मिनट्स एटलीस्ट उसके ऊपर सस्टेन करेगा, देन वी विल टेक बाय और क्लोजर टू बेस 1। याद रखिएगा बेस 1 वेल डिफाइंड है, वो है आपका एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लस वो है शुक्रवार के पुट राइटर का कन्विक्शन जोन। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे आशीष, ये है क्रक्स आज की रणनीति का। हमें इस जोन से बाहर निकालने में अगर कोई मददगार होगा तो यही होगा। आपको याद होगा हम शुक्रवार को क्या बात कर रहे थे, आप इन्फ्लेशन की बातें बहुत कर रहे थे। मैंने क्या कहा था उस टाइम कि द मोमेंट यू विल ब्रीच 42,313 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो आपने लास्ट 3 सेशन से नहीं तोड़ा, यू विल गेट अ स्विंग टुवर्ड्स 42453। क्या था इंट्राडे हाई, वो था 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज।
1 शेड बेटर है निफ्टी से। दूसरी बात, आपको HDFC बैंक पे रिएक्शन देना है आज। तीसरी बात, पिरामिड्स लेके आइए। सबसे स्ट्रॉन्ग चीज जो विजिबल थी वो था 42,000 के पुट राइटर का कन्विक्शन। आशीष, ऑन एक्सपायरी डे और फ्राइडे को भी इस पुट राइटर ने आपको नीचे क्लोज नहीं होने दिया, एंड स्टिल ये ऑरेंज कैंडल जो है 29 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है आशीष। सो निफ्टी बैंक पे हम एक बाय और बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखेंगे अबव बेस 1, वो लिखा है स्क्रीन पे आ जाएगा कुछ देर बाद। लेकिन ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 1 आशीष वो तंग करेगा, वही जो शुक्रवार का हाई था, दैट इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और साथ ही साथ आपका 580 का जोन जहां पे थोड़े बहुत कॉल राइटर हैं। लॉन्ग ट्रेड ले तो 580 630 पे जाके प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने के बारे में सोचें, लेकिन याद रखिएगा 630 क्या है, दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये अगर निफ्टी बैंक बाइसेक्ट करके क्लोज हो जाए तब याद रखिएगा ये एक स्ट्रॉन्ग मूव देगा, और पूरे बाजार की स्ट्रेंथ का लीडिंग इंडिकेटर यही होगा और वीकनेस का इंडिकेटर होगा इसका बेस 1 को वॉलेट करना। उसके बारे में शॉर्ट के बारे में, उसके बाद शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। आशीष, बहुत बढ़िया, ये हो गई क्लियर एकदम आज मंडे की आपकी स्ट्रैटेजी। स्ट्रक्चर तभी बिगड़ना है जब वो 17,770 का जोन टूटेगा निफ्टी में ऑन द वे डाउन साइड। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है या फिर उछाल में खरीदारी करनी है। बेस 1 जो वीरू ने मेंशन करा है, इस जोन पे बाय इनिशिएट करिए, या फिर वो 18,020 के ऊपर एक बार निकल जाए तो फिर बाय इनिशिएट किया जा सकता है। और निफ्टी बैंक एक शेड बेहतर है निफ्टी से, ये भी ध्यान रखिएगा। लेवल्स वहां पर आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। और हाँ, HDFC बैंक के नंबर्स पर रिएक्ट करना है। मैं उसी के साथ स्टॉक्स न्यूज की शुरुआत करता हूं। नीरज जी देखते रहिए, कुछ मिस आउट होगा तो। HDFC बैंक के नंबर से कोई कंप्लेंट नहीं है, बहुत बढ़िया नंबर। लेकिन ये स्टॉक, ये ट्रेड पिछले कुछ दिनों से प्ले आउट हो रहा था, अगर आप लोगों ने नोटिस करा हो तो। लॉन्ग HDFC बैंक, शॉर्ट ICICI बैंक, ये पेयर ट्रेड बहुत ब्यूटीफुली लास्ट वीक वर्क कर रहा है। तो बाजार अपने आप को पोजीशन कर रहा था HDFC बैंक के नंबर्स के लिए। ये एक दिक्कत, देखते हैं बिहेवियर कैसा रहेगा, लेकिन नंबर से कोई कंप्लेंट नहीं। जब मैं फ्राइडे को प्रीव्यू बता रहा था क्या एक्सपेक्टेशन है, तब कहा था कि ये NII के आंकड़े गजब के आने वाले हैं इस बैंक के। हमारी एक्सपेक्टेशन थी 20% प्लस की, 21% मैंने मेंशन करा था। वो NII का आंकड़ा देखिए आपकी स्क्रीन पे, 25% का जंप, मुनाफा 18.5% बढ़ता हुआ, ये हेडलाइन नंबर्स। रिटर्न ऑन एसेट ऑल टाइम हाई 2.25% के आसपास। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 19% से ज्यादा बढ़ता हुआ, कई तिमाहियों के, मेरे ख्याल से 4 या 6 तिमाहियों के हाइस पर कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता हुआ। बाजार की नजर थी फी इनकम, क्रेडिट कार्ड फी इनकम बढ़िया 19.5% का उछाल, एसेट क्वालिटी स्टेबल, बेस्ट इन क्लास, जस की तस। ग्रॉस एनपीए 1.23, नेट एनपीए 0.33, कोई बदलाव नहीं। लास्ट क्वार्टर में भी ये एसेट क्वालिटी थी। हाँ, जो बदला वो स्लिपेजेस थोड़े से एलिवेटेड है। हमारे 5700 करोड़ रुपए से हम एक्सपेक्ट करते थे 6,000 करोड़ रुपए के स्लिपेजेस होंगे, 6,600 करोड़ रुपए के स्लिपेजेस हैं। एक वो दिक्कत की बात। दूसरी दिक्कत की बात, ओपेक्स आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा। पर ध्यान रखिएगा, HDFC बैंक गजब का ब्रांच एक्सपेंशन कर रहा है। आपने नोटिस करा, इस साल पहले 9 महीने में 841 ब्रांचेस खड़ी कर दी हैं। इस तरह से एग्रेसिव केपेक्स चल रहा है, इसीलिए वो बेस्ट रिजल्ट्स, बहुत ही शानदार नंबर से कोई कंप्लेंट नहीं। बस ये जो पेयर ट्रेड बहुत ब्यूटीफुली वर्क कर रहा था, कितना ऑलरेडी रिजल्ट को भुना लिया वो एक क्वेश्चन मार्क, ठीक है। लेकिन HDFC बैंक कोई कंप्लेंट नहीं नंबर से, देखते हैं किस तरह का रिएक्शन आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट नंबर था विप्रो का। विप्रो मेरे लिए कमजोर है। मैं क्यों कह रहा हूं, मुझे विप्रो के बाकी सब अपनी जगह है, मेरी सब इस बार क्योर फोकस कहां है, रेवेन्यू मोमेंटम पे। किसी TCS ने अच्छा एग्जीक्यूशन करके रेवेन्यू मोमेंटम दे दिया, किसी इंफोसिस के लिए कोई और रीजन मेंशन करा गया, थर्ड पार्टी वाला, जो भी हो, रेवेन्यू मोमेंटम स्ट्रांग थे। यहां पे तो वो भी मिस आउट कर गया फिर से। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ भूल जाइए, डॉलर में आए, रुपए में आए, कांस्टेंट करेंसी स्थिर होती तो कैसे परफॉर्मेंस, ये एक कोर परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पे। 0.6% ग्रोथ आई, एक्सपेक्टेशंस 1% की थी, गाइडेंस दिया था 0.5 से 2% का। आमतौर पे मिड पॉइंट पे आते थे, गाइडेंस के लोअर एंड पे आए। और ये तब हो रहा है जब ये तमाम एक्विजिशन करते रहते हैं, ऑर्गेनिक के साथ इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी रेवेन्यूज में ऐड करती है, फिर ये परफॉर्मेंस है इस कंपनी का लोएस्ट अमंग पीयर्स हमेशा की तरह। और दूसरी दिक्कत की बात, जो गाइड करा वो और थका, -0.6 से 1% की बात कर रहे हैं।
हमने माना था कि 0% से 2% होगी, नो ग्रोथ क्वार्टर होगा शायद अगला, लेकिन ये माइनस में पहुंच गए, ये दिक्कत वाली बात है। हाँ, अच्छी चीज क्या लगी, मार्जिन एक्सपेक्टेशन, बाकी लोग मैनेज नहीं कर पाए मार्जिन, इनके मार्जिन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर रहे, इनके और HCL टेक के। दूसरा, डील का TCV, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, डील्स लेते हैं वो अच्छा रन रेट इंप्रूव होता हुआ, तो कुछ पॉजिटिव्स हैं, लेकिन मेरे लिए थगा नंबर है, उछल भी गया तो इसमें कोई मीनिंगफुल बाउंस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं इसको थगा नंबर मानता हूं। एवेन्यू सुपरमार्ट, सब पता था, नंबर दिक्कत वाले इसीलिए लग रहा है मुझे। आय 25% बढ़ी, भाई वो तो हमारे क्वार्टरली अपडेट में हमने ऑलरेडी डाइजेस्ट कर रखा था, आय अच्छी। जो नहीं पता था वो क्या था, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। आय 25% बढ़ी, उसके सामने EBITDA 11% बढ़ा, मार्जिन 110 बेसिस पॉइंट्स गिर गए, इसलिए मुनाफा केवल 6-7% बढ़ा है। तो रेवेन्यू ऑलरेडी डिस्काउंटेड था क्वार्टरली अपडेट में, नीचे की तस्वीर नहीं थी, मार्जिन अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट हुए, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत वाला नंबर मान रहा हूं। और एक नंबर और बता देता हूं, L&T, बाकी डिटेल में 8 बजे स्टॉक्स न्यूज पे जाएंगे, आज जो कोर नंबर्स है उनकी अभी चर्चा कर लेता हूं। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स एज यूजुअल कुछ नहीं कर पाई ये कंपनी, फिर दिक्कतों में नंबर्स हैं, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हेडलाइन नंबर्स की आएगी, लेकिन इंटरनल्स खासे वीक आपको नजर आएंगे। एसेट क्वालिटी उल्टा थोड़ी सी डिटोरिएट होती हुई सीक्वेंशियली, मैं देख रहा था ग्रॉस एनपीए 4.02 वाले बढ़ के 4.21 पे पहुंचते हुए, एसेट क्वालिटी में 18-19 बिप्स का एस्केलेशन हो गया डिटोरिएशन की तरफ। बाकी आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं, वैसे कोई ज्यादा बाजार एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था L&T फाइनेंस होल्डिंग से, लेकिन सालों हो गए ये रैंक अंडर परफॉर्मर बना हुआ है। देखते हैं रिएक्शन नंबर्स पे कैसा आता है। ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स काफी हैं अभी के लिए। तो अब 9-8 बजे जब जुड़ेंगे तो बाकी जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज़ है वो मेंशन कर दूंगा। अभी हमारी प्रिपरेशन के लिए सुबह इतनी जरूरत है बस। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर बता रहा हूं, उसके बाद ब्रेक का समय। यूएस में आज छुट्टी का दिन, विप्रो, HDFC बैंक, एवेन्यू सुपरमार्ट, L&T फाइनेंस होल्डिंग, जो चारों नंबर्स बोले यही इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जिसपे स्ट्रीट आज रिएक्शन देता हुआ नजर आएगा। आज रिजल्ट्स के लिहाज से अभी निफ्टी 50 की कंपनी के नंबर्स वेडनेसडे तक नहीं आ रहे, आज जो आने उसमें फेडरल बैंक, एंजल वन, JSW इस्पात, केशोराम इंडस्ट्रीज, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और टिन प्लेट कंपनी, सिर्फ ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं जो आज आने। सेंचुरी टेक्सटाइल्स की आज बोर्ड मीट है, 400 करोड़ रुपए NCDs के जरिए जुटाने पर विचार होगा। TCS आज एक्स डिविडेंड होने जा रहा है तगड़ा, 75 रुपए का डिविडेंड रिजल्ट्स में अनाउंस हुआ था, जिसमें 67 रुपीज स्पेशल था, इंटरिम 8 रुपए था, वो पूरा एडजस्टमेंट आज, एक्स डेट आज है, वो एडजस्टमेंट प्ले आउट होगा, तो ध्यान रखिएगा। रिलायंस कैपिटल, वो सेकेंड राउंड ऑफ ऑक्शन आज कंडक्ट करा जाएगा। असल में पिछली बार बिडिंग प्रोसेस में यूनानिमसली सबने कहा था कि फिर से लेंडर्स ने कि रीस्टार्ट करेंगे इस बिडिंग प्रोसेस को, आज शुरू होगी। 12 बजे हमारा WPI इन्फ्लेशन का नंबर। सुप्रीम कोर्ट में आज गूगल की CCI की जो पेनल्टी लगी थी तगड़ी 1337 करोड़ रुपए की, उस पे गूगल की गुहार सुप्रीम कोर्ट आज सुनता हुआ नजर आएगा। वो एलिज्ड एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के चलते CCI ने क्या, NCLT ने भी जज की तरफ रखी थी उस पेनल्टी को, अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। PM मोदी आज पहला बैच जो है अग्निवीर का, उनको एड्रेस करेंगे सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। बीजेपी का आज बड़ा रोड शो है, दिल्ली वाले जरा ध्यान रखिएगा, कुछ रोड सब बंद रहेंगी, PM शिरकत करेंगे। बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग आज है, पार्टी अपना 2023-24 का पॉलिटिकल इलेक्शन एजेंडा वो सेट करेगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आज से दावोस में शुरू हो रहा है 20 जनवरी तक। आज रॉयल एनफील्ड की सुपर मीटियोर 650 लॉन्च होने जा रही है, इमेज हो तो दिखाइएगा, मैं भेजना भूल गया था। बाइक लॉन्च है और साथ साथ आज इसके प्राइसेस भी अच्छी लग रही है, अनवेल किए जाएंगे, है ना। और आज नेशनल स्टार्टअप डे है, जाते जाते आज अवार्ड्स भी अनाउंस होंगे स्टार्टअप की, पीयूष गोयल साहब अनाउंस करेंगे सुबह 10:30 पौने 11 बजे, वो प्लानिंग है। अच्छा, दिल्ली NCR, वीरू को दिखाइएगा स्क्रीन पे भाई, आज से लेकर 18 तक फिर से कोल्ड वेव की शुरुआत। वीरू ठंड बढ़ गई क्या? अरे गजब, ठंड कमी नहीं हुई आशीष, हम सोच रहे थे कि चली जाएगी। मतलब वीकेंड पे आप समझ लीजिएगा कि 13 तारीख को जिस दिन हमारा जन्मदिन था, उस दिन शाम को लोहड़ी बनाई, भीड़ थी तो पता नहीं चला, लेकिन पूरे वीकेंड पे आप यकीन मानिए लोहड़ी के वो जो बची हुई मूंगफली और पॉपकॉर्न थे उसी में छत पे गुजर गए, उतरे नहीं हम। अच्छी भीड़, अच्छी ठंड थी, अच्छी ठंड है अभी भी, अभी 7 डिग्री टेम्परेचर है। अरे बाप रे, वैसे मुंबई भी अच्छा लगता है रात में आजकल, प्लेजेंट हो गया। सैटरडे को तो बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत ही बढ़िया। हम मुंबई वालों को आदत नहीं है, लेकिन बहुत मजा आता है जब हल्की हल्की ठंड हो जाती है। मैं तो चाहता हूँ ऐसा ही मौसम पूरे साल रहे।
बहुत ही ओवर हो गए, ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पर लौटूंगा तो आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। हालांकि नोटबंदी के बाद ये माना जा रहा था कैश में लेन देन कम हो जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती गई, कैश में लेन देन भी बढ़ता गया और 6 साल में करीब दोगुना हो गया है और जो 32 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है कैश सर्कुलेशन। तो कैश सर्कुलेशन जब बढ़ रहा है तो ये जानना बेहद ज़रूरी है किन किन हालात में आप कैश में लेन देन कर सकते हैं। कोहली साहब, किन किन हालात में हम लेन देन कर सकते हैं और किन किन हालात में पाबंदी है? बिल्कुल, देखिए यूँ तो 32 लाख करोड़ का कैश इन सर्कुलेशन इस समय अर्थव्यवस्था में है और बहुत नामों से वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। पर हम जिन 2 सेक्शंस पे आज ध्यान देना चाह रहे थे उसका नाम है सेक्शन 269SS और 269T और इन सेक्शंस के अंतर्गत लक्ष्मण पेनल्टी लगती है। अच्छा। अगर आप कैश 20,000 से ऊपर कैश लेन देन करते हैं तो पेनल्टी लगती है। होता क्या है कि आपने किसी को लोन दे दिया, किसी ने पैसा मांगा, भाई मुझे 40,000 रुपए चाहिए, आपने कैश निकाला, घर से दे दिया, या आपने किसी के पास जमा कर दिया, ये मेरा रख लीजिए, ये मेरा डिपॉजिट समझ के रख लीजिए, जब जरूरत होगी आपसे ले लूंगा, वगैरह वगैरह। तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है आयकर में। अब हम कुछ ऐसे हालात बताते हैं जहां पर ये रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों को ये पता है वो इसको सारे ट्रांजैक्शंस के लिए समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके लिए नहीं है। कुछ में छूट है। और कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो कुछ ऐसी जगह कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हम वो बता देते हैं जहां पर आप कर सकते हैं, तो इसके अलावा बाकी आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक पार्टनरशिप फर्म होती है जिसमें अक्सर देखा जाता है 2 या 3 या 4 पार्टनर हैं। तो अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से 20,000 रुपए से ऊपर कैश लेता है किसी भी काम के लिए, मान लीजिए खर्च के लिए या विड्रॉ कर रहा है, तो वो इस एक्सेप्शन में गिना जाएगा, यानी कि उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। और एक बहुत ज़रूरी बात लक्ष्मण, जो कि अक्सर देखा जाता है, मैंने देखा कुछ लोग फैमिली के बाहर जा रहे थे, घर में कुछ कैश रखा होता है सभी की ज़रूरत के लिए, वो उठा के अपने पड़ोस में कोई रिश्तेदार रहते थे उनके यहाँ रख के चले गए, भैया रख लो, घर में सेफ नहीं है, आपके यहाँ रख के जा रहे हैं, तो कैश रख के चले गए। अब इसको बोलते हैं कस्टडी। तो अगर आप किसी की कस्टडी में, रिश्तेदार की कस्टडी में कैश रख के जा रहे हैं, तो यहां पर ये 269SS और T की पेनल्टी नहीं लगेगी। इन दोनों हालात में आपको चिंता करने की जरूरत है। बिल्कुल, इन दोनों हालात में चिंता करने की लेकिन आपने जब रिश्तेदार की बात की तो मुझे ध्यान आया कि कई बार रिश्तेदार में लोग आपस में भी कैश लेन देन करते हैं, बेटा ने दे दिया, दामाद ने दे दिया, बेटी ने दे दिया, या फिर उनको दे दिया पिताजी ने। तो इस तरह कैश लेन देन पर भी क्या पाबंदी है कि नहीं? जी हाँ लक्ष्मण, कुछ कोर्ट की रूलिंग्स आई हैं जिसके अंतर्गत ये एक्सेप्शन सामने आती हैं, और सबसे जो मशहूर और सबसे आम होने वाला जो लेन देन होता है वो होता है पति पत्नी के बीच में। अब पत्नी साहिबा ने मांगा या पति ने कुछ मांगा तो उन्होंने अपना कैश निकाला जेब से और दे दिया 50,000 60,000, तो पति पत्नी की बात है, तो वहां पर ये नियम अप्लाई। वहां मान लीजिए पति कहने लगे पत्नी से लक्ष्मण कि भाई 269SS में पेनल्टी लग जाएगी, हम तो आपको नहीं देते, तो घर में लड़ाई खड़ी हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है इनकम टैक्स ने इस लड़ाई से बचने के लिए ये 269SS की एक्सेप्शन दी है। इसी तरह आपका पुत्र आपसे पैसे लेके जाता है, 20-30 हज़ार रुपए लेके जाता है, 20,000 से ऊपर ले जाता है, मैं अगर लिमिट की बात करूं, वहां नहीं लगेगा। एक केस ऐसा भी आया लक्ष्मण जहां पर एक दामाद साहब ने अपने ससुर साहब के बिहाफ पे, या ससुर साहब ने दामाद साहब के बिहाफ पे कोई कैश में प्रॉपर्टी बुक कर दी, उनके बिहाफ पे बुकिंग कर दी, उनसे एक तरह से लोन हो गया, तो वहां पर भी एक्सेप्शन है। तो कहने का मतलब है जहां पर लोन लिया हुआ है, डिपॉजिट है और नजदीक की रिश्तेदारी है, या कोई ऐसे हालात बन रहे हैं कि आप कैश के अलावा और कोई मोड एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते और आप उसको प्रूव कर पाते हैं, तो वहां पर ये एक्सेप्शन बन के सामने आता है। तो बिल्कुल ये सही बात है कि इनकम टैक्स बहुत गहराई में जाकर जांच करता है, लेकिन कम से कम पारिवारिक मामलों में दखल नहीं देता है। बिल्कुल नहीं देता है। एक मुद्दा जिस पर अक्सर सवाल आते रहते हैं वो होता है कि आमदनी आपकी नहीं है फिर भी आपकी आमदनी में जुड़ जाती है दूसरे की आमदनी, जिसको क्लबिंग के नियम हम लोग कहते हैं। तो मेरे 2 सवाल इसमें, पहला, किन किन हालात में क्लबिंग के नियम लागू होते हैं और इससे बचने का कोई तरीका है क्या? सेक्शन 64 है लक्ष्मण क्लबिंग से संबंधित। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनकम आपकी नहीं है,
जब आप किसी को गिफ्ट करते हैं, और ये 3 रिश्ते नाते ऐसे हैं जहां पर क्लबिंग अप्लाई होती है, पति पत्नी के बीच, और ससुर साहब और उनकी बहू रानी के बीच, जिसको फादर इन लॉ डॉटर इन लॉ हम कहेंगे, और माइनर चाइल्ड और पेरेंट के बीच। अगर आपने इन 3 जगह में अपने एसेट्स या अपने कैश या आपने को गिफ्ट किया है, तो उससे जो आमदनी होगी वो आपकी आमदनी में जाके जुड़ जाएगी इन 3 चलिए ब्रेक के बाद आपका